ये स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कल से आगे का टॉपिक लर्न करेंगे। कल हमने देखा था कि एक साझेदारी फर्म में जो साझेदारी की परिभाषा हमने पढ़ी, उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से साझेदारी की विशेषताएं हैं और साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख या भाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से लगेंगे, ये हमने कल तक के वीडियो में पढ़ा। आज हम उसके बाद का टॉपिक लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारों के पूंजी खाते। कोई भी साझेदारी फर्म अपनी लेखांकन पुस्तकों में, अपनी अकाउंटिंग बुक्स में साझेदारों के पूंजी खाते बनाती है। पूंजी खाता क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि हर साझेदार फर्म में क्या निवेश करता है? पूंजी निवेश करता है। तो उस पूंजी निवेश करने वाले साझेदार का फर्म की ओर से क्या बनेगा? पूंजी खाता बनेगा, जिसमें उस साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाली समस्त राशियाँ, उसके पूंजी खाते का शेष, उसके फर्म से प्राप्त होने वाली आय, फर्म से उसके हिस्से में आने वाले खर्चे, वो हानियाँ, वो सब उसके पूंजी खाते में क्या की जाती है? हस्तांतरित की जाती है। ओके। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि पूंजी किसी भी साझेदारी फर्म का क्या है? सबसे बड़ा दायित्व है। पूंजी किसी भी साझेदारी फर्म का सबसे बड़ा क्या है? दायित्व है। पूंजी को दायित्व माना गया है। और दायित्वों का शेष आपको पता ही है कि दायित्वों का प्रारंभिक शेष हमेशा क्या चलता है? CR चलता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पूंजी दायित्व है और दायित्वों का शेष हमेशा क्या चलता है? CR माना जाता है। तो पूंजी को किसी भी साझेदारी फर्म का सबसे बड़ा क्या माना गया है? दायित्व माना गया है, जो कब तक रहेगा फर्म में? जब तक फर्म का समापन नहीं हो जाता, पूंजी जो है वो फर्म में क्या करेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके। अब आगे देखते हैं कि एक साझेदारी फर्म कितने प्रकार से पूंजी खाते बना सकती है। एक साझेदारी फर्म अपने यहाँ दो तरीके से पूंजी खातों का निर्माण करेगी। ओके। एक तो कौन सा है? एक तो है स्थिर पूंजी पद्धति। एक तो क्या है? स्थिर पूंजी पद्धति है कि स्थिर पूंजी पद्धति में क्या बनाया जाता है? पूंजी खाता बनाया जाता है। स्थिर पूंजी पद्धति। ओके। स्थिर पूंजी पद्धति, इस विधि में दो प्रकार के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक को बोलते हैं हम करंट अकाउंट। ओके। अब पूंजी खाता, स्थिर पूंजी खाता क्या है? स्थिर पूंजी खाता एक ऐसा खाता है जिसमें पूंजी का प्रारंभिक व अंतिम शेष क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। स्थिर पूंजी खाता ऐसा खाता है जिसमें हम पूंजी का क्या दिखाएंगे? प्रारंभिक व अंतिम शेष ही दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। इस पूंजी खाते में केवल दो ही बातें आती है: पूंजी का प्रारंभिक शेष, पूंजी का अंतिम शेष। और इसके अलावा यदि पूरे साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, एक वर्ष के दौरान यदि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है या पूंजी निकालता है तो वो पूंजी भी इस पूंजी खाते में दिखाई जाएगी। तो स्थिर पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। एक को बोलते हैं पूंजी खाता, एक को बोलते हैं चालू खाता। पूंजी खाते में केवल साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, अतिरिक्त लगाई गई पूंजी व निकाली गई पूंजी को प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा बनता है चालू खाता। चालू खाता भी क्या है? फर्म का एक दायित्व है। जैसे पूंजी एक दायित्व है, वैसे चालू खाते को भी क्या माना गया है? दायित्व माना गया है। अंतर इतना ही है कि एक पार्टनर को अपनी फर्म से प्राप्त समस्त आय और व्यय की राशियाँ, एक साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाली आय, एक साझेदार को फर्म से अपने हिस्से में आने वाले व्यय, हानियाँ, लाभ, आय, सब इस चालू खाते में क्या किए जाएंगे? प्रदर्शित किए जाएंगे। तो पूंजी खाते में केवल पूंजी आती है, प्रारंभिक, अंतिम, लगाई गई या निकाली गई। और चालू खाते में क्या आता है? चालू खाते में पूंजी के अतिरिक्त अन्य समस्त आय और व्यय जो एक साझेदार के हिस्से में आ रहे हैं फर्म की ओर से, वो सब चालू खाते में क्या किए जाते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। जिस प्रकार से पूंजी एक दायित्व है, चालू खाता भी एक दायित्व है। पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष, आप सबको पता है कि पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष क्या होता है? CR होता है। उसी प्रकार चालू खाते का प्रारंभिक शेष भी क्या चलेगा? CR में ही चलेगा। तो ये है हमारी स्थिर पूंजी पद्धति, जिसमें हम दो खाते बनाएंगे। एक बनेगा पूंजी खाता जिसमें केवल पूंजी आती है, और एक बनता है चालू खाता जिसमें पूंजी के अतिरिक्त, पूंजी को छोड़कर, साझेदारों की समस्त आय व व्यय की मदों को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ओके। इसके बाद आता है नंबर 2, परिवर्तनशील पद्धति। परिवर्तनशील पद्धति में केवल एक खाता ही बनाया जाता है। जैसे चालू पद्धति में क्या बनते हैं? दो अकाउंट बनते हैं, वैसे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में क्या बनाया जाता है? एक ही खाता बनाया जाता है। और इस एक खाते में ही
पूंजी और पूंजी के अलावा अन्य समस्त मदें, साझेदारों की आय और व्यय संबंधी मदें एक खाते में ही क्या कर दी जाती हैं, प्रदर्शित कर दी जाती हैं। तो जो काम स्थिर पूंजी पद्धति में दो खातों में हो रहा था, पूंजी खाता और चालू खाता, वो सारा काम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक खाते में ही कर दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं परिवर्तनशील पद्धति। और परिवर्तनशील पद्धति में केवल एक बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस अकाउंट में साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, लगाई गई पूंजी, निकाली गई पूंजी और साझेदारों की समस्त आय और व्यय की मदों को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। इसका फॉर्मेट है, इसका पूंजी खाते का फॉर्मेट इस वीडियो के साथ आपको दो पिक्स सेंड कर दूंगा, उसमें पूरा पूंजी खाते का फॉर्मेट आपको बनाया हुआ मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट एक नोट दिया है, लास्ट में मैंने एक नोट लिखवा रखा है कि यदि प्रश्न में विधि का नाम नहीं बताया है तो आप परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से ही क्या करेंगे, प्रश्न हल करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। कई बार लिखा नहीं आता, जैसे कई बार तो लिखा आता है कि स्थिर पूंजी पद्धति से काम करना है, चालू खाता बनाइए, स्थिर पूंजी खाता बनाइए। कई बार न्यूमेरिकल में दिया नहीं आता कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के, कौन सा मेथड अप्लाई करूँ, स्थिर पूंजी पद्धति लगाऊँ कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति लगाऊँ। डोंट वरी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यदि प्रश्न में आपको विधि का नाम नहीं बताया गया है तो आप परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मानते हुए प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो पूंजी खाते मस्ट हैं, तुम उन्हें अच्छे से लर्न करो, क्योंकि पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं और चारों ही चैप्टर में ये पूंजी खाता, चालू खाता, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति वाला खाता, ये पूरी पार्टनरशिप में चलेंगे। तो अगर कैपिटल अकाउंट तुमने फर्स्ट चैप्टर में ही ढंग से कमांड कर लिया देन इट्स बेटर फॉर यू, है ना। अगर आगे तुम सोचते हो कि कोई बात नहीं आगे जाके कर लेंगे, सेकंड चैप्टर में कर लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। अभी इनिशियली प्रारंभिक जो है ना, इनिशियली अगर तुम्हें समझ आ गया तो बेटर है, आगे जाके तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। इसलिए तुम ट्राई करना कि हैंड टू हैंड ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। और अगर कोई भी किसी के भी क्वेरी है तो वो रिलेवेंट क्वेरी जो है वो स्कूल वाला जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया करो। ओके, फिर वो क्वेरी मेरे तक फॉरवर्ड हो जाएगी आगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दें। चलिए, तो हमने पढ़े अभी पूंजी खाते। पूंजी खातों में दो पद्धतियां हैं, स्थिर पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बन रहे हैं, पूंजी खाता व चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक खाता बनेगा, केवल पूंजी खाते के नाम से एक खाता बनाया जाता है। पूंजी फर्म का एक दायित्व है और इसका प्रारंभिक शेष हमेशा CR रहेगा। करंट अकाउंट भी दायित्व है, इसका प्रारंभिक शेष भी CR ही रहेगा। इसके अलावा इन खातों में एक साझेदार को अपनी फर्म से प्राप्त होने वाली समस्त आय, किसी भी नाम से कोई भी आय मिलती है एक साझेदार को, वो और फर्म की तरफ से उसके हिस्से में आने वाले व्यय और हानियाँ क्या किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाएंगे। ओके, अब आता है लाभ हानि नियोजन खाता। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की रहेगी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। ओके, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है समझेंगे। देखो, दो प्रकार के व्यापारी हैं, एक तो होते हैं सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व, एक होती है साझेदारी संस्था, पार्टनरशिप। एकल स्वामित्व में क्या होता है, एक ही मालिक होता है और एक ही मालिक होता है। और पार्टनरशिप में आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। तो चाहे एकल व्यापारी हो और चाहे साझेदारी संस्था हो, दोनों को ही क्या करने पड़ेंगे, अंतिम खाते बनाने पड़ेंगे। ये आपको पता है कि चाहे कोई भी किसी प्रकार की व्यावसायिक संस्था हो, अंतिम खाते सभी को ही बनाने पड़ते हैं। अंतिम खाते का मतलब क्या होता है, अंतिम खाते का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तो सभी को बनाने पड़ेंगे, चाहे आप एकल स्वामित्व में काम करो, चाहे आप साझेदारी संस्था में काम करो। 11th क्लास में तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 6-7 पढ़े, उन 6-7 नंबर में हमने क्या किया था, हमने ये किया था ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये सब बनाए, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, तो वो सारा जो कंसेप्ट था 11th क्लास वाला, वो एकल स्वामित्व पे था, जहाँ पे हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। उसी तरीके से एक साझेदारी संस्था को भी वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाने पड़ेंगे। अंतिम खातों में वो ट्रेडिंग बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बट एकल स्वामित्व में और साझेदारी में एक ही फ़र्क है, और वो ये फ़र्क ये है कि एकल स्वामित्व में लाभों को बांटने की समस्या नहीं होती, क्योंकि एकल व्यापारी है ना, एक ही मालिक है। जब एक ही मालिक है तो लाभों का बंटवारे का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। किससे बांटेगा, वो लाभ अकेला ही तो है। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली है, उसमें केवल जो हेड ऑफ फैमिली है उसका एक ही बेटा है। अब एक ही बेटा है तो बंटवारा किससे करेगा, वो किससे बंटवारा नहीं करेगा, देन प्रॉब्लम ही नहीं है, बंटवारे का तो वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। बट अगर किसी के दो बच्चे हैं,
तो इसका मतलब उसे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी एक टाइम पे संपत्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा उन दो में। सेम कंडीशन यहाँ है कि एकल स्वामित्व में लाभों का बंटवारा नहीं करना पड़ता, पर साझेदारी फर्म में क्या करना पड़ता है, लाभों का बंटवारा करना पड़ता है। वर्ष के अंत में फर्म ने जो भी लाभ हानि कमाए हैं वो साझेदारों में क्या किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। इसीलिए साझेदारी फर्म में अंतिम खातों को बनाते समय ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के अलावा एक खाता और बनेगा जिसे हम बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ये लाभ हानि नियोजन खाता दिया गया है। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनता है? लाभ हानि नियोजन खाता लाभों के बंटवारे के लिए ही बनता है। देखो नोट्स में लिखा हुआ भी है, वर्ष के दौरान कमाए गए शुद्ध लाभों को साझेदारों में वितरित करने के लिए एक विशिष्ट खाता बनाया जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ये एक नाम मात्र, एक नॉमिनल अकाउंट है और इस खाते का जो शेष है वो वितरण योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसे, वो वितरण योग्य लाभ कहलाता है। और उस वितरण योग्य लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते जैसा भी आप बना रहे हैं उसमें क्या किया जाएगा, उनके निर्धारित अनुपात में बांटकर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये है लाभ हानि नियोजन खाता जो वर्ष के अंत में बनता है। क्यों बनता है? साझेदारों के मध्य लाभ हानि के बंटवारे के लिए बनाया जाता है और यह एक नाम मात्र खाता है और इसका जो भी शेष बचेगा उसे साझेदारों के मध्य लाभ या हानि के नाम पर एक निर्धारित अनुपात में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ओके, अब इसमें मदें कौन सी आएंगी, इसमें क्या प्रदर्शित किया जाता है? जैसा P&L बनता है वैसा ही P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। जिसका P&L का कंसेप्ट थोड़ा याद है वो P&L एप्रोप्रिएशन ईजिली बना लेगा। डिफरेंस क्या है? P&L में जितनी भी मदें आती है DR साइड में खर्चों की या हानियों की, उन्हें हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, लाभों पर भार। P&L की सभी मदें जो DR में आती है वो लाभों पर भार है, उनको तुम्हें वहन करना ही पड़ेगा। जो आदमी P&L बना रहा है अपना, उसे वो सब मदें वहन करनी ही पड़ेगी। वो वेतन है या अन्य सभी मदें हैं, वेतन, कमीशन, ऋण का ब्याज है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, कोई प्रोविज़न है जिस भी नाम से जो भी प्रोविज़न बनाया जाए, बैड डेब्ट्स हैं, वो सब हमें P&L में लिखने पड़ते हैं और वो हमें वहन भी करने पड़ते हैं। बट P&L एप्रोप्रिएशन में जो मदें आएंगी वो मदें हैं जो लाभों का नियोजन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही नियोजन है। वो सभी मदें लाभों का नियोजन है और वो मदें उसी परिस्थिति में वहन की जाती हैं जब फर्म ने वास्तव में क्या कमाया है, लाभ कमाया है। दूसरी बात, P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली सभी मदें पार्टनर से रिलेट करती है। P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली सभी मदें पार्टनर से रिलेट करती हैं। जैसे साझेदार को दिया जाने वाला ब्याज, साझेदार से लिया जाने वाला ब्याज, साझेदार का वेतन, साझेदार का कमीशन, साझेदार का बोनस। तो साझेदारों को फर्म से जो भी दिया जाएगा, चाहे वो पूंजी का ब्याज हो, चाहे उनको वेतन दिया जाए, कमीशन दिया जाए, बोनस दिया जाए या उनसे आहरण का ब्याज लिया जाए, तो साझेदारों को दी जाने वाली और साझेदारों से ली जाने वाली जो भी फर्म की आय और व्यय की मदें हैं वो सभी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र की जाती है। तो P&L अकाउंट में वो मदें आती है जो फर्म के बाहर के व्यक्तियों से संबंध रखती है और P&L एप्रोप्रिएशन में जो मदें आती है वो मदें हैं जो फर्म के साझेदारों से क्या रखती है, संबंध रखती है। साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी का ब्याज, आहरण का ब्याज, ये सभी मदें P&L एप्रोप्रिएशन में क्या की जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन का तुम्हें फॉर्मेट भी दिया गया है, आप उस फॉर्मेट को देख लें एक बार। फॉर्मेट में तुम्हें सारा बताया गया है कि किस प्रकार से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। कंप्लीट फॉर्मेट दे रखा है इसका। चलिए अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो साइड हैं, DR एंड CR साइड। खाता स्टार्ट कैसे होगा? P&L के बैलेंस से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। P&L के बैलेंस से क्या बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अगर P&L में नेट प्रॉफिट आया है, देखो तुम्हें यहाँ पे P&L बनाना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिक उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो तुम्हें पहले से दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम, अगर सवाल के अंदर शुद्ध लाभ दिया गया है तो उसे हम CR में लिखेंगे बाय P&L के नाम से। ओके, और अगर हानि है तो DR में लिखेंगे टू P&L के नाम से। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉफिट के हैं तो फॉर्मेट भी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। लॉस का फॉर्मेट जो है वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। सबसे पहले आएगा प्रॉफिट बाय P&L, इसमें आता है नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है वो आ गया। अब जैसे P&L के DR में क्या आते हैं, खर्चे हानियाँ आते हैं, यहाँ भी DR में क्या आएंगे, खर्चे और हानियाँ आएंगे। मगर ये वो खर्चे और हानियाँ हैं जो केवल साझेदारों से ही क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। जैसे
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, कौन देता है, फर्म देती है, तो फर्म का खर्चा हुआ ना, इसलिए P&L ऑक्यूपेशन के DR में आएगा। टू पार्टनर सैलरी, किसी साझेदार को फर्म से सैलरी मिल रही है तो वो DR में आएगी टू पार्टनर सैलरी के नाम से। टू बोनस, अगर किसी को कुछ बोनस वोनस दिया जा रहा है तो पार्टनर को, तो वो DR में आएगा। टू कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो आएगा। उसके अलावा टू रिज़र्व, ये एक थोड़ी अनएक्सपेक्टेड सी अमाउंट है। टू रिज़र्व, ये क्या है, टू रिज़र्व क्या मामला है? देखो, टू रिज़र्व का यूँ मामला है कि एक साझेदारी संस्था अगर अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे तरीके से दे रही है, अपने अगर वो बहुत ही वेल परफॉर्म कर रही है, वेल एफिशिएंसी से काम कर रही है, अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, तो वो क्या करेगी, वो वर्ष के अंत में जितना भी ये नेट प्रॉफिट है उस पूरे नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में नहीं बांटेगी। जैसे इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, बोनस दे दिया, सारा प्रॉफिट नहीं बंटेगा। प्रॉफिट का एक भाग फर्म जनरल रिजर्व में भी या सामान्य संचय में भी क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। क्यों? क्योंकि फर्म को पता है कि अगर हमने सारा ही प्रॉफिट साझेदारों में बांट दिया किसी भी नाम से, जैसे प्रॉफिट का कुछ भाग वेतन के नाम पर दे दिया, प्रॉफिट का कुछ भाग कमीशन के नाम पर दे दिया, कुछ बोनस के नाम पर दे दिया, कुछ पूंजी के ब्याज के नाम पर दे दिया, तो फर्म के पास खुद के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो बांट दिया। तो ऐसी कंडीशन में फर्म क्या करेगी, फर्म अपने प्रॉफिट का एक भाग रिजर्व में डाल देगी, रिजर्व में, और ये रिजर्व फर्म का है, ये किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये फर्म के पास रहेगा। मान लीजिए भविष्य में कोई भी कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड मिस हैपनिंग हो जाए, तो उस मिस हैपनिंग को फेस आउट करने के लिए फर्म इस रिजर्व को क्या करेगी, यूज़ में करेगी। फर्म को कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा, पार्टनर्स की ओर नहीं देखना पड़ेगा, फर्म ने अपने रिजर्व क्या कर रखे हैं, मेंटेन कर रखे हैं। तो फर्म चाहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिजर्व आएगा ही आएगा, कभी रिजर्व होता है, कभी नहीं होता है, तो जैसा भी न्यूमेरिकल में दिया आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। बट आप ध्यान रखेंगे कि फर्म अपने लाभों का एक भाग P&L एप्रोप्रिएशन में रिजर्व में भी क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। देखो, CR साइड में केवल एक अमाउंट आई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका क्या मामला है? एक फर्म अपने साझेदारों को देती है, जैसे पूंजी का ब्याज, वेतन, लाभ, कमीशन, ये सब दे रही है, पर वो उनसे ले क्या सकती है? ले सकती है केवल आहरण का ब्याज। कि यदि कोई साझेदार अपनी ही फर्म से आहरण करता है, यदि कोई साझेदार अपनी ही फर्म से आहरण करता है तो उसे आहरण पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। देखो, पूंजी का ब्याज पार्टनर लेगा क्योंकि उसने पूंजी लगाई है, तो वो ब्याज लेगा, उसकी आय है। और अगर एक पार्टनर ने फर्म से आहरण किया है तो उस आहरण पर उसे सामने से ब्याज देना पड़ेगा। तो पूंजी का ब्याज तो फर्म का खर्चा है, तो वो DR में आ गया, और आहरण का ब्याज फर्म की आय है, तो उसे क्या लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के CR में लिखा जाएगा। ओके। उसके बाद आता है इस खाते का बैलेंसिंग फिगर। इस खाते के बैलेंसिंग फिगर को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लाभ मानते हुए क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कि बचा हुआ प्रॉफिट लाभ है और इस लाभ को साझेदारों के निर्धारित अनुपात, जो भी उनका रेशियो फिक्स हुआ है, उस रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक हुआ तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन। तो आज हमने P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझा है, लर्न किया है। तो आप इसे दोबारा देखेंगे, वीडियो को एक दो बार समझना, देखना, उसके बाद कोई क्वेरी आए तो आप अपने ग्रुप में क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके। एक बात और, आपको जितने भी नोट्स भेजे गए हैं वो पूरे मेंटेन करें। और मान लीजिए स्कूल कब लगेगा ये तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बट अगर ये सब लंबे समय तक थोड़ा चला, थोड़ा ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो गई क्लासेस, तो आप ये मान के चलना कि जो वीडियो में काम करवाया जा रहा है इट्स अ फाइनल वर्क, है ना। ये दोबारा पता नहीं हो कि नहीं हो, तो एक बार तुम इसी को ही अपनी क्लास स्टडी मानते हुए एकदम सीरियसली हैंडल करें और मैक्सिमम इस वीडियो को देखें। अपने सभी क्लासमेट्स को बोलो भाई कि डेली क्लासेस आ रही है, आप उसे समझें, देखें। ओके, थैंक यू क्लास।